हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने न्यूटन्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने सिस्टम को एक्सेलरेटेड कंसीडर किया था और वहाँ पे हमने बहुत सारे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की थी। रस्सी में टेंशन की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी। ठीक, अब उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस हम और लेते हैं। ठीक, तो बड़े ध्यान से समझिएगा और होपफुली जो क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क के लिए बोर्ड पे लिखे थे वो आपने सॉल्व किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो उनको पहले सॉल्व कर लीजिए और फिर ये आगे का लेक्चर देखिए, क्योंकि उनका सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चैप्टर हमें बहुत दिक्कत करेगा, और अगर ये चैप्टर में दिक्कत हुआ तो आगे आने वाले हर टॉपिक में हमें दिक्कत आएगा। तो इसलिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो देखो बेटा, अब कहानी इस तरह से है कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक हमारे पास ब्लॉक है और ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है और ये हमारा एक रोप है और ये पुली है और ये रॉड है। ये रोप हो ही नहीं सकती, ये जो है, ये जो कनेक्टिंग है ये है, दिस इज रॉड। और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है और मान लेते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी दे हैव इक्वल मास। फॉर द सिंप्लिसिटी आप इसको एक बार m और 2m लेके सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसको m और m लेके सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग इसे घर पे क्या करेंगे, इसको m ले लेंगे और इसको 2m ले लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। और हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इस रस्सी में टेंशन क्या होगा, इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, और तीसरा है कि पुली पर नेट टेंशन फोर्स क्या होगा, नेट टेंशन फोर्स ऑन द पुली। तो इसमें हमें तीन क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं। पहला, टेंशन इन रोप, दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, और थर्ड है नेट टेंशन फोर्स, नेट टेंशन फोर्स ऑन पुली, नेट टेंशन फोर्स ऑन पुली। ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। एक बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो m मास है ये नीचे जाएगा, और अगर ये नीचे जाएगा तो हम इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं, लेट्स से इसका एक्सेलरेशन है स्मॉल a। और अगर ये स्मॉल m मास नीचे जाएगा तो ये वाला जो ब्लॉक है ये आगे जाएगा और इसका भी आगे एक्सेलरेशन कितना रह जाएगा, स्मॉल a, क्योंकि ये दोनों एक ही रस्सी से कनेक्टेड हैं। तो अगर ये ब्लॉक 1 सेंटीमीटर नीचे जाता है तो ये ब्लॉक 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा, क्योंकि जितना ये इधर जाएगा उतना ये आगे जाएगा। ऐसा क्यों हम कहते हैं, क्योंकि जो ये रस्सी होती है इसकी लेंथ कांस्टेंट होती है, रस्सी की लेंथ कभी चेंज नहीं होती। तो लेंथ ऑफ रोप इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब सुनना। अब होता क्या है कि हमारा वो वाला ब्लॉक आगे बढ़ेगा और ये वाला ब्लॉक हमारा नीचे जाएगा। अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम एक बेसिक चीज है जो हर क्वेश्चन में हमें ड्रॉ करनी ही पड़ती है। तो अगर इस m मास पे हम फोर्स की बात करें तो अर्थ नीचे अपने हिस्से का फोर्स लगाएगी कितना बच्चों, mg। और इस मास पर एक टेंशन फोर्स और लगेगा, वो कौन सी डायरेक्शन लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये रस्सी लगाएगी इस ब्लॉक के ऊपर, mg को किसने लगाया, अर्थ ने लगाया ब्लॉक के ऊपर। टेंशन को किसने लगाया, रस्सी ने लगाया ब्लॉक के ऊपर। तो ये ब्लॉक के ऊपर लगने वाले दो फोर्सेज हैं। इसके अलावा ब्लॉक पे कोई तीसरा फोर्स नहीं लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जाता है। एयर रेजिस्टेंस को सिर्फ तभी कंसीडर करेंगे जब कंसीडर करने को बोला जाएगा। अगर कंसीडर करने को नहीं बोला गया है तो एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जाएगा। तो अगर इस पे हम न्यूटन्स लॉ लिखें तो इस पे नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है t, तो इस पे हम नेट फोर्स हमेशा उस डायरेक्शन में लिखते हैं जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि एफ नेट इक्वल टू एम ए में आप देखिए जो एफ नेट का डायरेक्शन होगा वही ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा। मतलब एफ नेट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। मैंने माना इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स डाउनवर्ड आएगा। ठीक, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना आएगा बेटा, वो आ जाएगा नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg माइनस t। नेट फोर्स इज नॉन जीरो, नेट फोर्स इज नॉन जीरो। तो अगर वो नॉन जीरो है तो कितना है,
तो वो है mg माइनस टी, और ये किसी चीज के बराबर होता है, इसकी वैल्यू किसी चीज के बराबर होती है, और वो चीज क्या है बेटा, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे आगे लगेगा टेंशन। कोई बच्चा बोले सर mg नॉर्मल, तो वो लगेंगे बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में, और मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन नहीं लिखनी, मुझे इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखनी है, इसलिए मैं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करूंगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज द T, दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन दिस ब्लॉक। इसलिए नेट फोर्स जो आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज कैपिटल T, और ये बराबर होगा इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। आप क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, टेंशन से टेंशन कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड में बचेगा आपका mg, और राइट साइड में आएगा वो आएगा 2ma। और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो a का जो वैल्यू आएगा यहाँ से, वो कितना आएगा बेटा, g/2। तो a का जो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा बच्चों, g/2। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से हटा के मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं। तो हमने क्या लिखा था, mg माइनस टी बराबर होता है ma के, और दूसरा है t बराबर ma के। हमने इन दोनों को ऐड किया बच्चों, तो mg बराबर आ गया 2ma के, और यहाँ से एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया वो g/2 के बराबर आया। हमसे एक्सेलरेशन पूछा था, वो मिल गया, मतलब सेकंड का आंसर मिल गया। फर्स्ट का आंसर चाहिए, तो आप ऐसा करिए, इस a को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो t का जो वैल्यू आया बच्चों वो आया mg/2। अब हमसे पूछा है नेट टेंशन फोर्स ऑन द पुली, तो जरा पुली का एफवीडी देखो, एक टेंशन यहाँ से लगेगा टी इस डायरेक्शन में, और एक टेंशन यहाँ से लगेगा इस टी इस डायरेक्शन में। तो अगर पुली पे हम ओनली टेंशन फोर्स की बात करें, तो एक टेंशन फोर्स डाउनवर्ड है और एक टेंशन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है, और दोनों में एंगल 90 डिग्री है। तो नेट टेंशन फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ टी, और टी को यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना, mg/2। तो हमारा जो नेट फोर्स आ जाएगा वो आएगा √2 इंटू mg डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ मेरा नेट फोर्स। अब आपको यही सवाल घर पे भी सॉल्व करना है। घर पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा डाटा में चेंज कर रहा हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएं, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सेम तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी होंगी। इस बार ये मास m है बच्चों, और ये हमारा मास है वो है 2m। ठीक, अगले सवाल में क्या करेंगे आप, अगले सवाल में आप क्या करेंगे, इस बार आप इसको m रखेंगे और इसको 2m रखेंगे। और देखो, ये दोनों सवाल करने का पर्पज क्या है, उसका कारण मैं बताता हूं आपको। आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर ये और ये तो बात है कि इसको उठा के ऊपर रख दिया, उसको उठा के नीचे रख दिया। तो ठीक है, ये देखिए आपका इंट्यूशन है, ये आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही बात है, क्योंकि आपके मन का इंट्यूशन है, और हम जानते हैं कि जो हमारे इंट्यूशन होते हैं वो हमेशा सही हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपके मन में जो इंट्यूशन आ रहा है कि दोनों सिचुएशन के रिजल्ट एक जैसे होने चाहिए, तो इसमें थोड़ी गलती है। क्या गलती है, जब आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझेगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये मास है आपका m मास का। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना। अब आगे चलते हैं। अब एक सवाल मैं आपको और लिखता हूं, इसको आप लिख लें। देखो बच्चों, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल ये है कि मान लो मैं इसी में एक थोड़ा सा वेरिएशन और करके दिखाता हूं। ये मेरी हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर टेढ़ी दिख रही हो तो कोई बात नहीं, आप स्केल से डायग्राम बनाइएगा। चलो इसको m ले लेते हैं, और इसको भी m ले लेते हैं। और इस बार मैंने इस वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में एक F एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नली मैंने इसे फोर्स लगा के खींचा गया।
और जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको खींचा उसकी जो वैल्यू है वो है 3 mg। ये एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू है, ये धरती का फोर्स नहीं है, ये एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया और एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर है, 3 mg के बराबर है। तो आपको तो वही क्वेश्चन बताना है कि टेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, और फिर आपको ये भी बताना है कि जो टेंशन है वो पुली पर कितना नेट, मतलब जो पिछले 3 क्वेश्चन थे वो तीनों रिपीट करने हैं। नेट टेंशन फोर्स ऑन द पुली सॉल्व करिए आप लोग। देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा t, और हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इधर लगेगा t और इधर ये लगी रहा है एफ एक्सटर्नल। आप कोई बोलेगा सर आपने इस पर mg ड्रॉ क्यों नहीं किया, तो मैं बोलूँगा बेटा देखो मुझे इक्वेशन लिखनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और mg और नॉर्मल जो लग रहे हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक, इसलिए मैंने mg और नॉर्मल का ड्रॉ नहीं किया। तो कोई बोलेगा सर आपने यहाँ mg क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ पे mg वर्टिकल है और मुझे वर्टिकल में इक्वेशन लिखनी है, तो वर्टिकल में इस mg का रोल आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे mg लिखा है। ठीक, अब देखिए कैसे लिखेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये चल के किधर जाएगा, ये हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं बोलूँगा बेटा कि ये चल के किधर जाएगा ये आपको नहीं समझ रहा है, तो आप कोई भी एक डायरेक्शन को अपनी मर्जी से मान लीजिए। जैसे ये डाउट आएगा कि सर ये अगर ये लेफ्ट में गया तो ये ऊपर जाएगा, और अगर ये राइट आया तो ये नीचे आएगा, तो कौन से वाला केस संभव है, ये लेफ्ट में जाएगा ये ऊपर जाएगा, क्या ये आंसर होगा, या ये राइट में जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ये आंसर होगा। अब देखिए मुझे तो पता है ये किधर जाएगा, लेकिन आप बच्चे हैं, आप अभी सीख रहे हैं, आपको अभी ये नहीं पता चलेगा, तो कोई बात नहीं, आप किसी भी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को मान लें। तो ऐसा करते हैं, मैं ज़बरदस्ती इसका एक्सेलरेशन गलत मान लेता हूँ, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है मैं उसको उल्टा डायरेक्शन मान लेता हूँ। मुझे तो पता है ना कि ये किधर जाएगा, ठीक है ना, ये जाएगा अपवर्ड, लेकिन मान लो पेपर में तो आपको पता नहीं होगा कि ये अपवर्ड जाएगा डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं, हो सकता है पेपर तक वैसे आप सीख जाएंगे, पर मान लो नहीं पता चल पा रहा है हमको, ठीक है, तो आप किसी भी एक डायरेक्शन मान लो, या अपवर्ड मान लो या डाउनवर्ड मान लो। अब मान लेते हैं किसी बच्चे ने इसको डाउनवर्ड ही मान लिया, कोई गलत बात नहीं है। अब ऐसा मत करना यार, देखो इतना तूफानी काम मत करना कि इसको नीचे मान लिया और इसको लेफ्ट में मान लो, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि नहीं तो ये रस्सी टूट जाएगी, रस्सी का लेंथ नहीं बढ़ सकता, रस्सी का लेंथ कैसा है, कांस्टेंट। तो ये अगर नीचे जा रहा है तो वो किधर जाएगा बेटा, राइट में ही जाएगा, और कोई चॉइस है ही नहीं। तो ये अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो वो किधर जाएगा, राइट में जाएगा, तो ऐसा आपने मान लिया। अब इतना तूफानी मत करना यार कि ये नीचे मान लें और उसे लेफ्ट में मान लें, नहीं, इतना तूफानी नहीं बेटा। अब आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करिए, तो अगर इस ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें तो ये आ जाएगा कितना बच्चों, mg माइनस टी, दिस इज me, और हम अगर इसकी बात करें तो ये आएगा t माइनस एफ एक्सटर्नल दैट इज 3 mg दैट इज m इंटू ई। इन दोनों को ऐड किया जाए बच्चों तो ये आएगा आपका माइनस 2 mg दैट इक्वल टू 2 ma। तो यहां से a का वैल्यू आया माइनस जी। अब एक बात याद रखना कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अगर एक्सेलरेशन कैसा आया, सॉल्व करने पे आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब ये होगा कि आपने उसका डायरेक्शन गलत मान लिया है। अगर सॉल्व करने पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, आपने उसका डायरेक्शन गलत मान लिया है। तो उसका मैग्नीट्यूड तो ओके है, मैग्नीट्यूड तो करेक्ट है, दैट इज जी, लेकिन आप उसका डायरेक्शन गलत मान लिए हैं। इसका मतलब ये होगा कि द सिस्टम, इसका मतलब ये होगा, इस रिजल्ट का ये मतलब होगा कि इसका नीचे की तरफ तो एक्सेलरेशन माइनस जी है, लेकिन अपवर्ड की तरफ इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी। यहां से सॉल्व करके निकाला मैंने, इसका डाउनवर्ड माइनस जी है। इसका राइट साइड में एक्सेलरेशन कितना है, ए का वैल्यू है माइनस जी, तो राइट साइड में एक्सेलरेशन माइनस जी है, लेकिन लेफ्ट साइड में कितना होगा बच्चों, जी। ठीक है, लिख लो इसको। तो जब आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चल गया, अब ऐसा करिए, इस ए की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ पुट कर दीजिए, जहाँ आपका मन करे। तो ए की वैल्यू को अगर उठा के आप ऊपर पुट करेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आएगा mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू माइनस जी। क्योंकि ये क्वेश्चन तो इस आंसर के हिसाब से है, तो इस ए को यहाँ पुट कर दीजिए, मतलब ये जो आंसर आया वो इनको सॉल्व करके ही आया ना बेटा, तो आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए।
इसको आप यहाँ पुट करेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए को -g पुट करेंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा 2mg, और t इधर आ जाएगा तो t का वैल्यू कितना आया बच्चों देखो। तो रस्सी का जो टेंशन आपसे पूछा था उस टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2mg के बराबर आ गई, लिख लो। ठीक है। और अगर आपको पुली पे नेट फोर्स निकालना पड़े टेंशन का, दैट इज √2 × t। ठीक है। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन इसमें और बताता हूं जो आपको घर पे खुद से ट्राई करने होंगे। ये मास m है, ये मास भी m है, और ये मास भी m है। आपको क्या फाइंड करना है, ध्यान से सुन लें। ये वाली जो रस्सी है, इस वाली रस्सी के टेंशन को मान लेते हैं T1, और इस वाली रस्सी के टेंशन को मान लेते हैं T2। ये T1 और T2 दोनों की वैल्यू पता करनी है, और आपको इस सिस्टम का एक्सेलरेशन भी पता करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ट्राई जरूर करना बेटा, हाँ। तो ये पहला ब्लॉक, ये रस्सी, ये दूसरा ब्लॉक, ये रस्सी, और ये पुली, और ये एक ब्लॉक। चलिए इसका मास भी m मान लेते हैं, इसका मास भी m, इसका मास भी m फॉर द सिंप्लिसिटी। और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन लग रहा है F, और F की वैल्यू एक्सटर्नल जो लग रही है वो है 3mg। तो आपको कैलकुलेट करना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो देखो बच्चों, तो देखिए दोनों प्रॉब्लम आपको घर पे करनी है, और सभी बच्चे सॉल्व करें, और आपस में अपने दोस्तों से सॉल्यूशन शेयर करके पूछ सकते हैं कि क्या करेक्ट आंसर है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन देने का मेरा पर्पज है आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। तो सुनना बच्चों ध्यान से। तो कहानी ये है बेटा कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एक फिक्स बेज है, ये फिक्स है, नॉट मूविंग, और यहाँ पे ये हमारी एक पुली लगी हुई है, और इस पुली की हेल्प से यहाँ एक m मास का ब्लॉक लटका हुआ है, और यहाँ से एक रस्सी ऐसे चल के आती है, और यहाँ एक m मास का ब्लॉक लटका हुआ है। दोनों का ही मास m मान लेते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी, आप कुछ और भी मान सकते हैं। एंड दैट एंगल इज थीटा, and this is fixed, and this is my rope, and this is my inclined surface having angle theta। क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करना है कि बताइए, पहला क्वेश्चन है कि ये रस्सी में टेंशन का वैल्यू क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक, और पुली पे कितना नेट टेंशन फोर्स लगेगा वो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे देखिए वो मैं समझाता हूँ। हाँ, ये वाली जो रस्सी है, इस वाली रस्सी को इंक्लाइन के पैरेलल ही मानना है, कुछ नहीं बोला गया तब इस रस्सी को इंक्लाइन के पैरेलल मानेंगे। अगर ये रस्सी का कुछ एंगल होगा तो वो बताएंगे, अगर कुछ नहीं बताया है तो आप क्या मानेंगे बेटा, पैरेलल ही मानेंगे। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। अब जैसे फिर से अगेन एक बच्चे को फिर से वही समस्या आती है कि सर ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो चल के किधर जाएगा। तो देखो बेटा, इसमें वैसे टेंशन लेने की बात नहीं है, आप किसी भी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान के सॉल्व कर सकते हैं, और अगर वो सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आया, इसका मतलब होगा कि मैग्नीट्यूड तो ठीक है लेकिन डायरेक्शन हम लोग गलत मान लिए हैं, उस नेगेटिव आने का ये मतलब होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मानो कि सर मान लो कोई तरीका ही बता दीजिए जिससे हमें पता चल जाए। तो देखिए उसका तरीका है, आप इस सिस्टम को पहले इक्विलिब्रियम में मान लो, जबरदस्ती इसको इक्विलिब्रियम में कंसीडर कर लो। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हुआ तो इसमें नीचे कौन लग रहा है बेटा, mg, यहाँ पे ऊपर कौन लगेगा बेटा, टेंशन t लगेगा। तो नीचे लग रहा है mg, ऊपर लगेगा टेंशन t। और अगर हम यहाँ की बात करें तो इधर इस पे अलोंग द इंक्लाइन कौन लगेगा, t, और इस पे अलोंग द इंक्लाइन कौन लगेगा, mg sin थीटा।
तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये टेंशन किसके बराबर होना पड़ेगा, mg के बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब जो इधर टेंशन लग रहा है वो mg के बराबर लग रहा है और इधर जो फोर्स लग रहा है वो mg sin थीटा लग रहा है। और mg sin थीटा और mg दोनों अलग अलग वैल्यू हैं, दोनों सेम वैल्यू नहीं है। अगर दोनों की सेम वैल्यू होती तो दोनों नेट फोर्स क्या हो जाते, कैंसिल आउट हो जाते और ये भी इक्विलिब्रियम में हो जाता। मतलब आपने जो अज्यूम किया कि ये इक्विलिब्रियम में है वो आपने गलत अज्यूम किया, ये इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकते। और ये किधर चल के जाना चाह रहा है, ये इधर चल के जाना चाह रहा है। क्यों इधर चल के जाना चाह रहा है, क्योंकि इधर जो फोर्स लग रहा है वो mg है और इधर जो फोर्स लग रहा है वो mg sin थीटा है। इसका मतलब ये वाला ब्लॉक इधर चल के जाना चाह रहा है, मान लो एक्सेलरेशन इसका a है और ये डाउनवर्ड चल के जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन a है, क्योंकि ये नीचे जाएगा तभी तो वो ऊपर आएगा। ठीक है, अब सुना। तो आपको ये क्लियर समझ आ गया कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा उसका अपवर्ड होगा और इसका किधर होगा, डाउनवर्ड। तो ऐसे आप एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम मान लीजिए और इक्विलिब्रियम, जैसे इसको इक्विलिब्रियम माना, फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं था, इस पर नेट फोर्स इधर आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ से लग रहा था mg और इधर लग रहा था mg sin थीटा, और mg ज्यादा होता है mg sin थीटा से, तो नेट फोर्स इधर आया तो ये इधर चलेगा, तो ये फिर किधर आएगा, नीचे। अब इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, मतलब जो हमने इक्विलिब्रियम में माना था वो गलत माना था, जो टेंशन हमारा mg के बराबर था वो हमारा गलत रिजल्ट था। तो अब इसको हम क्या मानेंगे, t। तो जो मैंने इक्विलिब्रियम मानने का तरीका बताया वो सिर्फ हमें इस बात में हेल्प करेगा कि डायरेक्शन क्या है, वो टेंशन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। वो क्या बताएगा कि डायरेक्शन क्या है, वो सिर्फ इस बात को हमें बता देगा। तो नीचे कौन लग रहा है बेटा, mg। नेट फोर्स लिखो इस पे, तो नेट फोर्स आएगा mg माइनस टी। अच्छा, नेट फोर्स हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लिखना होगा हमेशा, ऑलवेज नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और वो किसके बराबर आएगा बच्चों, वो आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसकी हम बात करें तो इस पे इस डायरेक्शन लग रहा है टी। आप जानते हैं mg के कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन, mg के कंपोनेंट याद रखना बेटा, इनको इधर आता है mg sin थीटा, ये याद रहना चाहिए सभी बच्चों को। अलोंग द इंक्लाइन mg sin थीटा और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कौन आता है, mg cos थीटा। ये किसके कंपोनेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg के कंपोनेंट है। तो अलोंग द एक्सेलरेशन जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा t माइनस mg sin थीटा, एंड दैट इज mi। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये कितना आया, mg माइनस mg sin थीटा, ये बराबर होगा 2ma के। तो यहां से a का जो वैल्यू आया वो आया g इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द एक्सेलरेशन a। ठीक, तो लिख लो यहां से। अब और प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक, अब सुनना। अब एक प्रॉब्लम अगेन आपके लिए जो आपको घर पे करनी ही पड़ेगी, मैं यहां पे लिखता हूं, एक क्यों दो तीन लिखते हैं। देखिए, अब दो तीन प्रॉब्लम मैं आपके लिए लिख रहा हूं जो आपको घर पे करनी ही पड़ेंगी और आपको करनी ही चाहिए। तो कैसे करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स है मैं समझा देता हूं। ये पुली है और ये रॉड है। अच्छा देखो बेटा, एक्सेलरेशन आगे यहां पुट करेंगे टी आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे देखिए, अब इस बार आप इस मास को बदल के 2m करिए, और इस वाले मास को आप m ही रखिए। और आपको सेम क्वेश्चन कैलकुलेट करना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। सेम क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है, पहला एक्सेलरेशन क्या होगा और दूसरा टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, और ये फिक्स मानना है उसी की तरह। और ये एंगल थीटा है, सभी बच्चे सॉल्व करें इसको। और सुनना अगला क्वेश्चन, देखना बच्चों ध्यान से। एक ब्लॉक यहां है जिसका मास है स्मॉल m, दूसरा ब्लॉक एक यहां है जिसका मास है स्मॉल m, और ये बीच में रोप है और एक रस्सी इस तरह से है, और यहां इसका मास, ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास है 2m। आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है कि रस्सी में टेंशन क्या होगा, और यहाँ पे हमारे पास दो रस्सी है, एक ये वाला रस्सी और एक ये वाला रस्सी है। आपको दोनों रस्सी में टेंशन कैलकुलेट करना है, और आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि इनके एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहां एक मास है, दिस इज 2m, लेकिन इस बार इधर में दो मास हैं, एक है m और दूसरा भी है m, and that angle is theta. And now same question, calculate the tension in the each string and acceleration of the each block. ये तीनों प्रॉब्लम आपको घर पे सॉल्व करनी है उसी तरह से जैसे मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ठीक है, लिख लो आप इसे। ओके बेटा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो होपफुली ये प्रॉब्लम आप लोग कर लेंगे। अच्छा देखिए, आपको और प्रॉब्लम बताते हैं। एक प्रॉब्लम और है, डायग्राम काफी अच्छा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक हमारे पास ऐसे ट्रायंगुलर ब्लॉक है और वो फिक्स है। ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है और ये फिक्स है, और यहां पे हमारे पास एक पुली है और यहां पे ऐसे एक ब्लॉक है और ब्लॉक का मास चलिए हम 2m मान लेते हैं और ये एंगल हमारा थीटा है। और इस साइड में ये रस्सी इस तरह से है, यहाँ पे ये रस्सी है, ये पुली है और ये इससे अटैच्ड है और ये इस तरह से है। और इसका मास m है। ये एक ही रस्सी है, यहां से यहां तक पूरा एक ही रस्सी है और ये फिक्स है, ये चल के नहीं जाएगा। मेरा वही क्वेश्चन है क्या कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक, एंड दूसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट द टेंशन इन द रोप। सॉल्व करें सभी बच्चे, मैं सॉल्व करके बताऊंगा फिर। देखिए बहुत आसान सवाल है, बहुत टफ नहीं है। कैसे, देखो सबसे पहले आप ग्रेविटेशन फोर्स के कंपोनेंट कर लीजिए। तो इस डायरेक्शन जो ग्रेविटेशन फोर्स आएगा वो आएगा 2mg sin थीटा, और इस डायरेक्शन जो टेंशन फोर्स आएगा वो आएगा t। और पूरी आइडियल रोप होने के कारण इस पूरी रोप में टेंशन बराबर रहेगा, इधर टेंशन आएगा t। इसमें मैं mg और नॉर्मल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि वो वर्टिकल होंगे और मुझे इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लिखनी है। तो t, अगर इसका एक्सेलरेशन हम इधर a मान लें तो इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना होगा a। अब ये नीचे जाएगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा, और ये जितना नीचे जाएगा उतना ये आगे बढ़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, t बराबर m इंटू ए, ये इसका इक्वेशन। अगर हम इस पे इक्वेशन लिखेंगे तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 2mg sin थीटा माइनस t, दैट इज 2m इंटू ए। अब देखो यहाँ पे गलती क्या होती है ना, बच्चा फ्लो में इस मास 2m को भूल के यहाँ पे m इंटू लिख दे। यहाँ तो वो ठीक लिखता है लेकिन यहाँ वो गलती कर जाता है फ्लो में। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के गलती करता है, जानबूझ के गलती तो दुनिया में कोई नहीं करता, सब गलती से ही होती है। तो यहाँ पे वो लिखना तो 2m ही होता है लेकिन वो फ्लो में m लिख जाता है और फिर वो गलत हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, t से t कटेगा, लेफ्ट साइड में आएगा आपका 2mg sin थीटा और राइट साइड में आएगा आपका 3m इंटू ए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ए का जो वैल्यू आया वो कितना आया बेटा, वो आया 2/3 ऑफ g sin थीटा, और इस ए को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, वहां से आपको कौन मिल जाएगा, टेंशन मिल जाएगा कि इस रस्सी में टेंशन कितना होगा। तो ये देखिए कुछ सवाल हैं। अब ऐसे बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं, सारे तो बोर्ड पे नहीं किए जा सकते, आपको भी कुछ प्रैक्टिस करनी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको काफ़ी यूज टू कराने की कोशिश की है कि किस तरह से आप इस टाइप के इंक्लाइन वगैरह वाले सवालों की इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, सुनिएगा। आगे क्वेश्चन ये है, अब आगे हम चलो पुली वाली दुनिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो पुली वाला मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, इसको आपको हमेशा याद रखना है। इसको बोलते हैं एटवुड मशीन, और इस एटवुड मशीन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको याद रखना है। ये जो एटवुड मशीन है इसका जो रिजल्ट है वो आपको रिजल्ट हमेशा याद रखना है। ये हमेशा बच्चे को याद होना चाहिए। और मैं मान लेता हूं ये मास है m1 और ये मास है लेट्स से m2। तो
m1 और m2 में से कोई एक मास बड़ा होगा और कोई एक छोटा होगा। कोई अगर बोलता है कि सर मान लीजिए दोनों ही बराबर हैं, तो बेटा अगर दोनों बराबर हैं तो सिस्टम चलेगा नहीं, दे आर इन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर दोनों बराबर नहीं है तो इस सिस्टम में मोशन होगी, और जब इस सिस्टम में मोशन होगी तो एक ब्लॉक नीचे जाएगा और एक ब्लॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं और रस्सी मेरी आइडियल रोप है जिसका लेंथ नहीं बढ़ सकता, वो कभी टूट नहीं सकती, और वो मेरी स्मूथ रोप है। तो मैं मान लेता हूं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में से कौन सा मास ज्यादा है। मैं मान लेता हूं कि लेट m2 इज ग्रेटर देन m1, लेट m2 इज ग्रेटर देन m1, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि लेट से m2 मेरा ज्यादा है m1 से। तो m2 अगर ज्यादा है m1 से और मुझे ये सॉल्व करना है कि बताइए ये नीचे जाएगा तो इस a का वैल्यू क्या होगा, ये ऊपर जाएगा a से, और इस पे लगेगा टेंशन T ऊपर और इस पे लगेगा टेंशन T ऊपर। मुझे इस A का और इस T का वैल्यू कैलकुलेट करना है और उसे हमेशा याद भी रखना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं समझाता हूँ, एक बार आप लोग ट्राई करो। मैं इसको हटाता लेफ्ट में तब तक। देखो बच्चों, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम इस m2 वाले ब्लॉक पर इक्वेशन लिखते हैं। ये अगर नीचे जाएगा तो इस पर नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज कह सकते हो कि अगर ये नीचे चल के जा रहा है तो इस पे नेट फोर्स डाउनवर्ड आना चाहिए, और अगर इस पे नेट फोर्स डाउनवर्ड आना चाहिए इसका मतलब इस टी का वैल्यू गारंटीड m2g से कम आएगा। ठीक है, तो मैं नहीं जानता टी का वैल्यू कितना आएगा, पर एक गारंटी है कि टी का जो वैल्यू है वो कम आएगा किससे, m2g से। क्यों, अगर टी m2g से कम नहीं होता तो नेट फोर्स डाउनवर्ड नहीं आता, और नेट फोर्स डाउनवर्ड नहीं होता तो ये नीचे चल के नहीं जाता। इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं, इसमें नीचे लग रहा होगा m1g, इसमें नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, m1g। ये चल के किधर जा रहा है, ऊपर, तो नेट फोर्स किधर आएगा, ऊपर, मतलब टी की जो वैल्यू है वो m1g से ज्यादा आनी चाहिए। अगर टी m1g से ज्यादा नहीं होगा तो नेट फोर्स ऊपर नहीं आएगा, और नेट फोर्स ऊपर नहीं आएगा तो यह फट चल के नहीं जाएगा, मतलब टी जो है वो गारंटीड बड़ा आएगा किससे, m1g से। ठीक, लेकिन कितना आएगा वो हमें मालूम नहीं है, वो हम कैलकुलेट करेंगे, न्यूटन्स लॉज अप्लाई करेंगे तो हम एग्जैक्ट वैल्यू पता करेंगे। लेकिन अभी इस सिस्टम को देख के मैं ये कमेंट इस पे कर सकता हूँ कि टी का जो वैल्यू है वो m2g से कम आएगा और m1g से बड़ा आएगा। ठीक, अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब हमें लिखनी है इक्वेशन, तो पहले m2 वाले ब्लॉक पर इक्वेशन लिखा जाए तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए। ये मैंने इस m2g वाले ब्लॉक पर इक्वेशन लिखा। इस अगर m1g मतलब इस m1 अगर ब्लॉक पर इक्वेशन लिखेंगे तो उस पर नेट फोर्स मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो अपवर्ड जा रहा है, तो वो आएगा बच्चों t माइनस m1g, किसके बराबर आएगा, m1 इंटू ए, और इन दोनों को आप ऐड कर दो तो क्या आएगा, ये आएगा m2g माइनस m1g दैट इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया a, उसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। तो a का जो वैल्यू है वो है m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। ये याद होना ही चाहिए, आपके पास चॉइस नहीं है, आपको एक मजबूरी है, आपको इसे याद करना ही पड़ेगा। अब आप ऐसा करो, इस ए को उठा के इस किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, मान लो आप यहां पुट कर दो। अगर इस ए को उठा के अगर वहां पे आप पुट कर देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा m2g माइनस टी दैट इक्वल टू m2 इंटू ए, और ए का वैल्यू कितना है मैंने कैलकुलेट किया, इसको यहाँ पुट कर दो m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। और इसको सॉल्व करिए, इसको इधर ले जाइए और इसको सॉल्व करेंगे तो टी का जो वैल्यू आएगा बच्चों सॉल्व करने के बाद वो आएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा लेकिन, ठीक है ना, आप सॉल्व करके देखिएगा और टी का ये वैल्यू आएगा, और अगेन ये टी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अब देखिए फिजिक्स सिर्फ फिजिक्स ही नहीं है, वो मैथ्स भी होता है। यहाँ से देखो आपको मैं एक चीज सिखाता हूँ एम या उसके हार्मोनिक मीन के बारे में। देखो आप ही जानते हैं टी का एग्जैक्ट वैल्यू इतना आया,
और आप ये भी जानते हैं कि टी की वैल्यू m2g से कम आएगी, m1 से ज़्यादा आएगी। इस टी को उठा के यहाँ पुट कर दो। तो जब आप इस टी को उठा के यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा m1g इज ग्रेटर देन 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी इज लेस देन m2g। ठीक है, अब यहां से जो g है उस g को आप कॉमन लेके काट दो तो क्या है आपके पास, m1 इज लेस देन 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज लेस देन m2। मतलब दो नंबर का जो हार्मोनिक मीन होता है वो सबसे बड़े नंबर से छोटा आता है और सबसे छोटे नंबर से वो क्या आता है, बड़ा आता है। ठीक, लिख लीजिए। अभी याद रहना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है भाई, टेंशन का वैल्यू याद रहना चाहिए और एक्सेलरेशन का वैल्यू याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे के सवाल देखिए। अब इस बार करते हैं, मैं आपको कुछ मास की वैल्यू देता हूं और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे ये कैलकुलेट करके बताएंगे कि क्या एक्सेलरेशन आएगा और क्या टेंशन आएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक एंड फाइंड आउट द दैट टेंशन फोर्स टी। इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन फोर्स टी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो है आपका 3m वाला, ये नीचे जाएगा और ये अपवर्ड जाएगा और एक्सेलरेशन ये मान लेते हैं। अभी हमने फॉर्मूला देखा था एक्सेलरेशन का, तो a का वैल्यू कितना था बच्चों, 3m माइनस एम अपॉन 3m प्लस एम इंटू जी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया वो आया 2/4, ये आया g/2। और t की अगर हम बात करें 2m1 m2 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2m1 m2 मतलब कितना, 3m इंटू एम अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये आया 6/4 ऑफ mg, ये t का वैल्यू आया। ठीक, तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा कि किस तरह से वो फॉर्मूला में अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको ही बोले समय जो फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और इक्वेशन लिखेंगे तो बेटा टाइम बहुत वेस्ट होगा। और इस कॉम्पिटिटिव ज़माने में हम अगर 2 सेकंड भी बचा पाएँ तो वो 2 सेकंड हम किसी टफ क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं या उस क्वेश्चन में ज़्यादा लगा सकते हैं जो हमको नहीं हो रहा एग्जाम में। तो यहाँ पे टाइम बचाना भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है कि जो आसान क्वेश्चन हैं वहाँ से आप टाइम बचाएं और किसी टफ क्वेश्चन में उस टाइम को इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक का मास m है और इस साइड में भी एक ब्लॉक है और एक दूसरा ब्लॉक और है। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। और मेरा क्वेश्चन यही है आपसे, अगेन मेरा क्वेश्चन यही है कि जो मेरी ये रस्सी है, ये वाली रस्सी, इस वाली रस्सी में टेंशन क्या होगा, फिर जो ये वाली मेरी रस्सी है इस वाली रस्सी में टेंशन क्या होगा, और मेरा एक्सेलरेशन, ये जो हमारे दोनों ब्लॉक हैं इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करें सब लोग, इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए और टेंशन। देखो इसको मैं बताता हूँ। आप एक सेकंड के लिए क्या करिए कि जो ये दोनों ब्लॉक है ना, एक सेकंड के लिए आप इन दोनों को एक ही मान लीजिए। ऐसा क्यों आप मान सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ ही चल के जा रहे हैं। जब ये दोनों एक साथ चल के जा रहे हैं तो आप इन दोनों को एक ही ब्लॉक मान लीजिए। अब आप इसे एटवुड मशीन के नजरिए से देखिए, दे आर टू ब्लॉक, दिस इज वन ब्लॉक। एटवुड मशीन के नजरिए से देखना है, इसको आप एक ब्लॉक की नज़र से देखें जिसका मास है 2m और इसका मास है m। और एटवुड मशीन वाली कहानी से अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2m माइनस एम अपॉन 2m प्लस एम इंटू जी। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया g/3। एटवुड मशीन वाले नजरिए से मैंने देखा।
अब मुझे पूछा गया कि इस वाली रस्सी में टेंशन और इस वाली रस्सी में टेंशन, तो देखो इस वाली रस्सी में टेंशन कैसे निकालेंगे, इसमें नीचे कौन लग रहा है बच्चों, mg, और ऊपर बच्चों क्या लग रहा है, t, और ये फिर भी किधर चल के जा रहा है, नीचे। इसका मतलब t गारंटीड लेस देन mg आएगा, क्योंकि अगर t mg से बड़ा होता तो नेट फोर्स ऊपर होता, तो ये ऊपर चल के जाता। लेकिन हमें ये पता है कि ये नीचे ही चल के जा रहा है, तो ये गारंटी है कि जो t का वैल्यू है वो mg से क्या आएगा, कम आएगा। तो नेट फोर्स लिखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो आएगा mg माइनस टी। और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इस नेट फोर्स का वैल्यू बराबर होना ही पड़ेगा किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो कितना आया बच्चों, टी का वैल्यू वो आया 2/3 ऑफ mg। इसको सॉल्व करो। अब आगे की हम बात करते हैं कि हमें यहाँ वाला टेंशन, अगर इस टेंशन को मैं T1 नाम दूं और मुझे इस T1 को कैलकुलेट करना है, तो इस T1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा T1 माइनस mg। इस पर न्यूटन लॉ लिखेंगे, नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है कौन, T1। तो T1 माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वो आया g/3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो T1 का जो वैल्यू आया वो आया 4mg/3। लिख लो इसको, सब लोग लिखो। हाँ तो देखो बेटा, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। तो सुनिएगा, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक इंक्लाइन सरफेस है, एक इंक्लाइन वेज है, दिस इज फिक्स, दिस इज नॉट मूविंग, और एक ब्लॉक है, ये पुली है, और एक ब्लॉक है इस साइड में, और एक ब्लॉक है इस साइड में, और यहाँ पे एक रस्सी लगाई गई इस तरह से, और यहाँ पे एक रस्सी लगाई गई इस तरह से, ठीक। इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। अब मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो 37 डिग्री है और ये जो एंगल है वो 53 डिग्री है, और आपसे मेरा वही क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द रोप। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी बच्चे के सामने वही सवाल खड़ा होता है कि सर ये पता कैसे चलेगा कि ये किधर एक्सेलरेशन होगा। तो मैंने जो तरीका बताया ना बेटा, वो तरीका आप अप्लाई करिए। मैंने क्या बोला, आप ये मान लीजिए कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर आपने ये मान लिया ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इस डायरेक्शन में कौन लग रहा है बच्चों, इधर लग रहा है mg sin 53, mg sin 53 डिग्री, और यहां से लग रहा है टेंशन t। तो चाहे तो कैलकुलेशन आप यहां से करना स्टार्ट करो, चाहे यहां से करना स्टार्ट करो, वो आपकी चॉइस है, किसी भी एक से आप चालू कर सकते हैं। मैं मान लेते हैं यहां से चालू कर लेता हूं कि लेट से मैंने अज्यूम किया लेट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, तो t बराबर हो गया किसका, आपके mg sin 53 के। उसी तरह से यहाँ पे t लग रहा है इधर, और इधर लग रहेगा mg sin 37। तो अगर मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और मैंने कैलकुलेशन इधर से करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला t mg sin 53 के बराबर है। इसका मतलब ये जो टेंशन फोर्स t है वो mg sin 53 के बराबर है, और mg sin 53 mg sin 37 से ज़्यादा होगा, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, ये इधर चल के जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि ये किधर चल के जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, और ये जब इधर चल के जाएगा तो ये किधर चल के ज़्यादा होगा, नीचे चल के ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ए से। अब आपको न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना चाहिए। तो इस पर जब इक्वेशन लिखा जाएगा तो वो आएगा mg sin 53 डिग्री माइनस टी बराबर आएगा m इंटू ए के। और अगर हम उसकी बात करें तो उस पर इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, t माइनस एम जी साइन 37। ये आप नोटिस करें, मैं नेट फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लिख रहा हूँ। नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन लिखना है बेटा हमको, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एंड दिस इज आल्सो एम ए। और इन दोनों को बेटा आप ऐड कर दीजिए। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा mg sin 53 डिग्री माइनस mg sin 37 डिग्री, दिस इज 2me। और इसको आप सॉल्व करिए तो यहां से a का जो वैल्यू आया वो आया 1/2 ऑफ g sin 53 डिग्री माइनस g sin 37 डिग्री। ये इसके एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा, लिख लीजिए। और अगर कोई बच्चे टेंशन कैलकुलेट करना चाहता है तो आपको करना भी चाहिए। इस ए की वैल्यू चाहे अपर या लोअर किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो आपको वहां से कौन मिलेगा, टी का वैल्यू मिलेगा। ठीक,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक और दे रहा हूं, सुनना, वो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये आपका एक फिक्स बेज है, फिक्स, और मैं वही एंगल लेता हूं जो पुराने हैं जिससे आपको ज्यादा परेशानी ना हो। और इस बार मैं मास को m और m नहीं देखूंगा, इस बार मैं मास को बदल दूंगा, मैं इस वाले मास को लेट से 2m कर दूंगा और इस वाले मास को हम कर देंगे m। और आपसे क्वेश्चन है कि बताइए टेंशन क्या होगा रस्सी में और इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, देखो इसको लिख लो आप। दूसरा क्वेश्चन बच्चों इस तरह से है और ये फिक्स है उसी की तरह। दूसरा क्वेश्चन में ऐसा करते हैं 2m को उधर कर देंगे और m को इधर कर देंगे। दिस इज फिक्स, दिस इज माई ब्लॉक, दिस इज रोप। इस बार हम 2m को यहाँ पे कर, दिस इज 2m, दिस इज m, और सारा डाटा वही है। दिस एंगल इज 37 डिग्री, दिस एंगल इज 53 डिग्री, और फिर से आपको वही क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, वही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन का वैल्यू क्या होगा। इतना होने के बाद फिर आपको 2 क्वेश्चन और करने होंगे, इन दोनों के वेरिएशन में बना रहा हूं। और जो ये प्रैक्टिस आज आप कर रहे हैं इन सवालों में, ये आपको बहुत 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 फायदा देगी आगे आने वाले समय में। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगी। और ये की बात याद रहे कि अगर इंसान में कॉन्फिडेंस हो तो कितना भी बड़ा काम हो उसे बहुत आसानी से कर सकता है। तो मैं आपका वही पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एनएलएम इतना आसान होता है जितना आपको लग रहा है। एनएलएम में बहुत गंदे भी प्रॉब्लम होते हैं। तो पहले मैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा हूं उन सिचुएशन से डील करने के लिए, इसलिए प्रॉब्लम बहुत जरूरी है करना। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम नहीं किए तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इन प्रॉब्लम्स को करें और एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी सिस्टम को एनालाइज कर सकता हूँ, मैं भी सिस्टम को सॉल्व कर सकता हूँ। दिस एंगल इज 37 डिग्री एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री। इस बार करेंगे, यहाँ पे एक मास लेते हैं, इस बार इस मास को m बोल देते हैं, इस वाले मास को 2m बोल देते हैं, और ये रोप है, ये पुली है, और इस वाले मास को लेट से हम 4m बोल देते हैं। एंड सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट द टेंशन इन द ईच रोप। यहाँ पे मेरे पास 2 रोप हैं, तो फाइंड आउट द टेंशन इन द ईच रोप और फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक। आप सॉल्व करें इनको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और इनको हटाया जाए। अब आगे के क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है ये अगला क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये एक फिक्स सरफेस है, यहां पर एक ब्लॉक है, ये रस्सी है, ये पुली है, यहां एक ब्लॉक है, ये रस्सी है, ये पुली है, और यहां एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास मान लेते हैं m, इस ब्लॉक का मास मान लेते हैं 2m, और इस ब्लॉक का मास मान लेते हैं 3m। और आपका क्वेश्चन यही है कि फाइंड आउट द टेंशन इन द ईच रोप एंड फाइंड आउट द एक्सेलरेशन इन द एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक। और एक चीज अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा अगर आप कैलकुलेट कर लें कि ईच पुली पे नेट टेंशन फोर्स कितना होगा। तो फाइंड आउट द नेट टेंशन फोर्स ऑन द ईच ब्लॉक, कैलकुलेट करें, फिर मैं समझाऊंगा। आप लोग कोशिश करिए सभी बच्चे। देखिए, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। देखो आप क्या करो, आप फ्री बॉडी डायग्राम बने, आपको ये तो क्लियर समझ में आना चाहिए कि ये 3m और ये m है। ये चल के 3m वाला ज्यादा मास है, इस पर mg ज्यादा लगेगा तो ये नीचे खींच के लेके जाएगा। तो हम मान लेते हैं इस पे नीचे 3mg और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a के बराबर है, और यहाँ से टेंशन लग रहा है T1। इस पे आगे लग रहा है इधर टेंशन T1 और इस पे इधर लग रहा है टेंशन T2, और इस पे ऊपर जो लग रहा है वो लग रहा है टेंशन T2 और नीचे लग रहा है वो लग रहा है mg।
अब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया जाए इस वाले ब्लॉक पे तो वो आएगा 3mg माइनस T1, दिस इज 3m इंटू ए। इस पर अगर बात की जाए तो T1 माइनस T2, दिस इज 2m इंटू ए। और इस पर बात की जाए तो T2 माइनस mg दैट इक्वल टू m इंटू ए। मैंने आप नोटिस करिए हमेशा न्यूटन सेकंड लॉ उस डायरेक्शन में लिखा है, मतलब नेट फोर्स उस डायरेक्शन में लिखा है जिस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता ही है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में ही होगा। अगर हम इन तीनों को ऐड करें, आप ध्यान से देखो, T1 से T2 जाएगा, T2 से T2 चला जाएगा, तो ये आएगा 3mg माइनस mg दैट इक्वल टू 6me। तो यहां से जो a का वैल्यू आया वो आया 2mg डिवाइडेड बाई 6m। तो a का जो वैल्यू आ गया बच्चों वो आया g/3। आप इस a की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करिए, आपको T2 मिलेगा, यहाँ पुट करिए आपको कौन मिलेगा, T1 मिलेगा। और इस वाली पुली पे नेट टेंशन फोर्स कितना लग रहा होगा, √2 टाइम्स ऑफ T2। और इस वाली पुली पे नेट फोर्स, नेट टेंशन फोर्स कितना लग रहा होगा, √2 इंटू T1। नेट फोर्स तो उस पर 0 होगा क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 0 है, उसका मास 0 है, तो उस पर नेट फोर्स कितना आएगा, 0। ये सिर्फ टेंशन का नेट फोर्स है। उस पर और कौन फोर्स लग रहा होगा, हिंज फोर्स उस पर लग रहा होगा। इसका मतलब हिंज फोर्स और टेंशन फोर्स ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, मतलब इनका मैग्नीट्यूड बराबर रहा होगा और इनकी डायरेक्शन अपोजिट रही होंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करिए, इस वाले मास को 3m कर दीजिए और इस वाले मास को आप 2m करिए और आप घर पे सॉल्व करिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको 2m की जगह कितना कर दो आप, 3m, और इसको 3m की जगह क्या कर दो, 2m। अब आप इसको घर पे सॉल्व करिएगा सेम कि एक्सेलरेशन क्या होगा, रस्सी में टेंशन क्या होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक पुली है, ऐसे मैंने बड़ा पुली बना दिया, चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ हमारे पास एक ब्लॉक है और एक मेरे पास दूसरा ब्लॉक है। ये तीनों ब्लॉक का, ये दो ब्लॉक हैं, दोनों का मास m के बराबर है और इसके ऊपर एक थर्ड ब्लॉक और रखा हुआ है। 3 ब्लॉक हैं, तो तीनों ब्लॉक का मास ही m के बराबर है। ऑल 3 ब्लॉक हैव इक्वल मास एंड दे आर m। और आपको ये पता करना है कि ये जो दोनों ब्लॉक हैं, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस सरफेस पे, उस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा ये आपको पता करना है। तो सॉल्व करिए, फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीज ब्लॉक्स। सॉल्व करो बच्चों। देखिए मैं बताता, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन भी कैलकुलेट करिए और एक्सेलरेशन तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। मतलब हमें 3 चीज निकालनी है, नॉर्मल, टेंशन एंड एक्सेलरेशन। कैसे करेंगे देखिए मैं बताता हूं। आप क्या, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक साथ जाएंगे, तो आप इन दोनों को एक ही मास की तरह ट्रीट करो और एटवुड मशीन याद करो। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा 2mg